Hello students, I am your science teacher Preeti ma'am and I am going to teach you chapter 4 metals and non-metals. And the topics that I am going to cover in this chapter are about the reactivity series, the corrosion of metals, prevention of corrosion and uses of metals and non-metals. Reactivity series. You have seen that some metals there are highly reactive, बहुत जल्दी react हो जाते हैं, whereas some metals they do not react at all. बहुत सारे दूसरे के साथ में react नहीं होते हैं. So metals can be thus be arranged in the decreasing order of their reactivity. Decreasing order में हम उसको रख सकते हैं और ये जो टेबल जिसमें हमको रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स बताता है दैट इज कॉल्ड एज द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज. द टेबल विच गिव्स द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इट इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज. द मेटल्स एट द टॉप दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड्स. The metals at the top of the series react readily. बहुत जल्दी वो रिएक्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड्स के साथ. जो ऊपर के पार्ट में जो होते हैं वो सारे मतलब पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है, बेरियम, कैल्शियम, ये सारे बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं दूसरे ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ या एसिड्स के साथ. और जो नीचे के पार्ट में जो भी आते हैं वो सारे इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते, वो बहुत ही स्लोली रिएक्ट करते हैं या कभी कभी वो रिएक्ट करते ही नहीं हैं ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और दूसरे कोई एसिड्स के साथ. सो मेटल्स एट द बॉटम दे डू नॉट रिएक्ट एट ऑल. हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है. इट इज़ इंक्लूडेड टू शो विच मेटल विल डिस्प्लेस इट फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स. डाइल्यूट एसिड्स में कौन से मेटल्स डिस्प्लेस करते हैं इसके बारे में पता चले, इसलिए हमने हाइड्रोजन का भी अंदर डाला हुआ है. एंड मेटल्स बिलो द हाइड्रोजन डज नॉट डिस्प्लेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस. जो हाइड्रोजन के नीचे जो भी मेटल्स आते हैं वो कभी डिस्प्लेस करते ही नहीं है दूसरे मेटल्स को. The reactivity series can be used to predict what will happen when a metal reacts with salt solution or other metal. कैसे react करता है वो भी हमको show करता है. So more we can say that a more reactive metal will displace less reactive metal from a solution of its salt or from its oxide. It is called as displacement reaction. जो भी मोर रिएक्टिव मेटल्स है यानी ऊपर वाले मेटल्स जो है वो नीचे वाले मेटल्स को अपने ही सॉल्यूशन से वो निकाल सकते हैं एंड दे फॉर्म ऑक्साइड, और इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो यहाँ पर आपको एक रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स दिया गया है, राइट. सो यू कैन सी दैट इफ यू ड्रॉप एन आयरन नेल इन द टेस्ट ट्यूब. एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं हम, उसमें हम थोड़ा कॉपर सल्फेट सल्यूशन डालते हैं. कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू कलर का होता है जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है. और उसमें अगर हम आयरन की नेल डालेंगे ना तो थोड़ी देर बाद अगर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा जो कॉपर सल्फेट है वो यहाँ पर आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, राइट. मगर थोड़े देर बाद हम देखेंगे तो वो ग्रीन कलर का या लाइट ग्रीन कलर का या पेल ग्रीन कलर का हो जाता है. और इतना ही नहीं, हम कुछ और भी यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं. आयरन इज प्लेस्ड अबाव. आप अगर मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज अभी बताऊंगी आपको तो उसमें हमको ये दिखाई देता है कि आयरन जो है वो कॉपर के ऊपर आ रहा है, यानी आयरन है वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट. तो आपको यहाँ पर ऐसा कुछ रिएक्शन दिखाई देगा. ये कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट के लिए है, आयरन, राइट. अगर कॉपर सल्फेट और आयरन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है तो देखो कॉपर सल्फेट का यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, CuSO4 आपको दिया गया है, राइट. और Fe का मतलब होता है आपका आयरन. अब CuSO4 में से अगर हम Cu हटा दें
तो Cu देखो आपको यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी Cu हमारा कॉपर अलग हो गया। तो यहाँ पर Cu अगर हमने हटा दिया है तो यहाँ पर Cu की जगह पर किसने ले लिया है, देखो यहाँ पर Fe ने ले लिया है ना, तो क्या बन गया FeSO4, और FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट होता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो सोल्यूशन बना वो आयरन सल्फेट का बना, और कॉपर ने यहाँ पर देखो यहाँ पर नेल पर कॉपर आ जाता है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. So when a piece of copper it is added to iron sulfate solution, इसका उल्टा अगर कम करते हैं, अगर हम यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट और आयरन लिया था, अगर हम आयरन सल्फेट और कॉपर लेंगे तो देर इज़ नो रिएक्शन, रिएक्शन हमको कुछ भी नहीं होगा, कोई भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगा नहीं. सो दिस इज़ व्हाट इज़ द रिएक्टिविटी सीरीज. इसको हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं. यहाँ पर पोटेशियम है, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, कैल्शियम, ये सारे हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट. अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहा है तो पोटेशियम है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, लिथियम को मतलब पोटेशियम उसके नीचे जो भी आते हैं उन सबको वो डिस्प्लेस कर सकता है, मगर उसके ऊपर वाले को वो कभी डिस्प्लेस नहीं कर सकता. हमने अभी एक रिएक्शन देखा था, कौन सा देखा था हमने, कॉपर सल्फेट और आयरन का देखा था. तो आयरन हमारा यहाँ पर है, राइट, और कॉपर हमारा कहाँ पर है, वेयर इज कॉपर, कॉपर इज ओवर हियर, राइट. तो कॉपर सल्फेट आयरन, यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट अगर रिएक्शन देखा था हमने, तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया आयरन ने, राइट, और क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया. मतलब आयरन देखो यहाँ पर है, कॉपर यहाँ पर है, तो आयरन ने कॉपर की जगह ले ली है ना रिएक्शन में. तो आपको इससे समझ में आता है कि जो भी उसके नीचे होते हैं उन सबको डिस्प्लेस कर सकता है. अब कोरोजन ऑफ मेटल्स, मेटल्स भी कोरोड होते हैं, मेटल्स भी सड़ते हैं, मेटल्स को भी रस्ट हो जाता है. Metals they react with oxygen or water or any other chemical found in their environment in the process and they get eaten away, बिगड़ जाता है, सड़ जाता है. And this process of being eaten away due to chemical reactions, it is called as corrosion. And the more reactive a metal, the more it will corrode. जितना वो reactive होता है वो जल्दी corrode हो जाता है. And rusting of iron is an example of corrosion. आयरन में जंग आ जाता है, राइट. तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है, हम दे सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एज रस्टिंग. तो ये रस्ट है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ आयरन. आयरन रिएक्ट होता है, किसके साथ वो रिएक्ट करता है, जब उसका कॉन्टैक्ट एयर और वाटर के साथ आता है. सो आयरन इट इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज टू मेक मशीन्स एंड सो ऑन. बहुत सारे काम के लिए हम आयरन यूज़ करते हैं. सो द रस्टिंग ऑफ आयरन इट मेक्स बिल्डिंग वीकर, बिल्डिंग वीक हो जाता है. एंड रस्टेड मशीन्स दे डू नॉट वर्क वेल ऑल्सो. सो हियर वन एग्जाम्पल ऑफ आयरन ऑक्साइड और करोजन और रस्ट इट इज़ गिवन. आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनता है हमारा, आयरन ऑक्साइड. FeO2 it gives Fe2O3, राइट. अब कॉपर है वो भी जब एटमॉस्फेयर या मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तब कॉपर पर भी आप ग्रीन कलर का कोटिंग देख सकते हो. जैसे कॉपर के वेसल्स अगर आपके घर में होते हैं तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो. तो ये भी जो ग्रीन कलर का कोटिंग जो बना है इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ corrosion. And the coating it is formed of a number of copper compounds. सिल्वर पर भी अगर सिल्वर भी बहुत सारे टाइम में ओपन में रहता है तो उसमें सिल्वर भी हमारा जो होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है. एंड दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सिल्वर. तो सिल्वर किसके साथ रिएक्ट हुआ है, सिल्वर सल्फर के साथ रिएक्ट हुआ है और वो बन गया सल्फर कंपाउंड, इसलिए वो ब्लैक कलर का बन जाता है और उसमें से हाइड्रोजन निकलता है. एल्यूमिनियम और जिंक है,
ये भी बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो एल्यूमिनियम एंड जिंक दे फॉर्म प्रोटेक्टिंग ऑक्साइड्स कोटिंग ऑन देयर सरफेसेस विच प्रिवेंट्स द फर्दर कोरोजन अभी आगे नहीं होता है अगर हमने उसमें प्रोटेक्टिव लेयर लगा दिया है तो। और गोल्ड और प्लैटिनम ये रिएक्ट करते ही नहीं है ज़्यादातर, इसलिए वो कभी करोड़ होते ही नहीं है कभी भी। तो हम इनको कैसे बचा सकते हैं कोरोजन को? सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग द कोरोजन. The corrosion of metals can be prevented in many ways. First way, it is the application of oil, grease or paint. Oil लगाते हैं, grease लगाते हैं, paint लगाते हैं on metal cuts of contact with air or moisture. मेटल का एयर के साथ या मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट नहीं रहता अगर हम ऑयल, ग्रीस या पेंट लगाते हैं तो इससे हमारा कोरोजन भी बच सकता है। इसीलिए हम आपने देखा होगा कि हमारे ग्रिल्स जो होते हैं, विंडो की ग्रिल्स होती है, रेलिंग्स होती है, वो सब कुछ हम उसमें कलर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कांटेक्ट में ना आए एयर के या मॉइस्चर के, इसीलिए। आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स दे आर ऑफन गैल्वेनाइज्ड। तो ये गैल्वेनाइज्ड यहाँ पर लिखा है, तो गैल्वेनाइजिंग का मतलब क्या है? गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस है। It is the process of coating iron or steel objects with zinc by dipping them in molten zinc. Molten zinc में डिप करके एक लेयर बनाया जाता है आयरन पर या स्टील पर, ताकि वो करोड न हो, ताकि उसमें जंग ना आ जाए, इसीलिए। और जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव मेटल देन आयरन, बट it forms a protective oxide layer on its surface and which prevents further oxidation. Oxidation, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आयरन नहीं आ पाता, इसलिए आयरन हमारा बच जाता है। and thus iron or steel objects, they are protected from rusting. Some metals are coated with another metal. दूसरे मेटल का कोटिंग दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी पास करके, उसको हम कहते हैं एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रिसिटी पास करके एक मेटल पर दूसरा मेटल को चढ़ाने का प्रोसेस, उसको हम कहते हैं एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग से भी हम करोजन बचा सकते हैं। ये तीसरा मेथड है। अब चौथा मेथड कौन सा है? एलॉयस बनाना। एलॉयस ऑफ मेटल्स आर यूज्ड इन मैनी पर्पसेस। तो एलॉयस बनाना, तो एलॉयस का मतलब क्या होता है? अलग अलग मेटल्स या नॉन मेटल्स का होमोजीनियस या यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाना और फिर उसमें से अलग अलग चीज़ें बनाना, उसको हम कहते हैं एज एलॉयस। तो एलॉयस आर होमोजीनियस यूनिफॉर्म मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स और ऑफ नॉन मेटल्स, राइट। तो इससे हम करोजन भी बचा सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मुझे देना है तो स्टेनलेस स्टील है, ये एक एलॉय है। तो स्टेनलेस स्टील किस किस का एलॉय है? तो स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है? हमारे घर में बर्तन होते हैं वो सारे स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं। तो ये स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए वो अंदर क्या डालते हैं, कौन से मेटल्स डालते हैं? तो उसमें आयरन, क्रोमियम और निकल डाला जाता है। तो आयरन, क्रोमियम और मेटल को बहुत गर्म करके उसको पिघलाया जाता है, तीन को मिक्स किया जाता है और फिर उससे जो बनता है उसको हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। ब्रॉन्ज भी ऐसे ही कुछ बनाया जाता है। तो ब्रॉन्ज से वो किसका एलॉय है? ब्रॉन्ज से वो कॉपर और टिन का एलॉय है। कॉपर और टिन को बहुत गर्म किया जाता है और फिर उसमें से ब्रॉन्ज बनाया जाता है। वैसे ही ब्रास जो है वो हमारे कॉपर और जिंक का एलॉय है। तो इसके अलावा दूसरे भी हमारे बहुत सारे यूजेस हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। जैसे आयरन है, तो आयरन की प्रॉपर्टी क्या होती है? आयरन इट इज़ सॉफ्ट, सो इट इज़ हार्डन बाय मेकिंग एलॉयस। और क्या क्या बनाने के लिए काम आता है? इट इज़ यूज्ड टू मेक मशीन्स, पाइप्स, नेल्स, स्टोरेज टैंक्स, रेलिंग्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स एंड सो ऑन। एल्यूमिनियम कहाँ पर होता है? एल्यूमिनियम कैसा होता है? इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
अगर गुड कंडक्टर है तो उसको हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, केबल्स में, कुकिंग वेसल्स हम बना सकते हैं, फॉइल्स हम बना सकते हैं, उसके रैपिंग एल्यूमिनियम फूड्स रैप करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे इंजन के पार्ट्स और कार और एरोप्लेन के पार्ट्स भी एल्यूमिनियम से बनते हैं। कॉपर जो है इट इज़ ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉपर कहाँ पर यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए, केबल्स बनाने के लिए, कॉइल्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के जो कॉइल्स है वो बनाने के लिए, रेडिएटर्स बनाने के लिए कार के, उसके लिए यूज़ होता है। जिंक जो है वो भी हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जिंक कहाँ पर यूज़ होता है, ड्राई सेल्स में। फॉर गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन अभी हमने पढ़ा, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस जिसमें आयरन के ऊपर या स्टील के ऊपर एक कवरिंग चढ़ाई जाती है, जब हम उसको मोल्टन जिंक में हम उसको डुबाते हैं तो जिंक ये रहा। तो एलॉयस बनाने के लिए भी ये काम आता है, जैसे कि ब्रास, राइट। और क्रोमियम भी है। क्रोमियम एक कोरोजन रेजिस्टेंट है, कोरोजन इसमें होता नहीं है, इसलिए इट इज़ यूज टू इलेक्ट्रोप्लेट आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स एंड टू मेक एलॉयस। लेड, इट इज़ ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट होती है, तो कहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर अच्छे से होती है तो हम इसको कार बैटरीज में यूज़ कर सकते हैं, शोल्डर टू मेक एलॉयस ऑफ शोल्डर, जॉइन करने के लिए पार्ट्स को, मेटल के पार्ट्स को जॉइन करने के लिए हम उसको शोल्डर करते हैं। फिर मर्क्यूरी, इट इज़ ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो मर्क्यूरी स्पेशली अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें थर्मोमीटर में यूज़ होता है, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, एंड इन बैरोमीटर्स ऑल्सो। टिटेनियम, it is light, tough and corrosion resistant, and it is used to make the spacecraft bodies, spacecraft के bodies बनाने के लिए काम आता है। निकल हमारा जो है वो हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और corrosion उसमें होता नहीं है, इसीलिए वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए काम आता है, एलॉयस बनाने के लिए काम आता है। कैटलिस्ट में भी बहुत सारे रिएक्शंस में एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब क्या है, कोई भी रिएक्शन को फास्ट करना, तो कैटलिस्ट बनाने के लिए भी काम आते हैं। इसके अलावा नॉन मेटल्स के देख लिए, अभी तक हमने देखे थे वो सारे मेटल्स के देखे थे, अब नॉन मेटल्स के थोड़े प्रॉपर्टीज़ और यूजेस देख लेते हैं। तो नॉन मेटल्स है उसमें अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन होता है वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस, स्मेल नहीं आती, टेस्टलेस गैस होता है। So it is as a life supporting gas in the hospitals, right? सी डाइवर्स और उसको ये जब भी जाते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए या सी डाइविंग के लिए जाते हैं तो वो कैरी करते हैं अपने साथ। ऑक्सीजन होता है, इट इज़ इन द कंबस्टन ऑफ द फ्यूल, इसकी वजह से कंबस्टन होता है फ्यूल्स का। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए भी हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन जो है वो भी हमारा कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस गैस है। तो हाइड्रोजन हमारा कहाँ पर काम आता है, तो अमोनिया बनाने के लिए काम आता है। और अमोनिया कहाँ पर यूज़ होता है, तो अमोनिया फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है। और ये वनस्पति बनाने के लिए, वनस्पति घी होता है वो बनाने के लिए भी हाइड्रोजन यूज़ होता है, और हाइड्रोजन इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल ऑल्सो। बाद में सल्फ़र है, तो सल्फ़र है वो हमारा येलोइश लिक्विड है, सॉरी येलोइश सॉलिड है हमारा, ओके। सो ये कहाँ पर काम आता है, तो यहाँ पर येलोइश, सॉरी यहाँ पर गलती से ग्रीन लिखा गया है, इट इज़ एक्चुअली येलोइश इन कलर एंड okay, if it is green in color this is not sulfur, I'll change this, it is not sulfur over here, so it is the chlorine, CHLORINE, it is chlorine, okay, this is not sulfur. So ये chlorine जो है it is greenish yellow gas at room temperature, और ये क्लोरीन कहाँ पर काम आता है, तो क्लोरीन हमारा काम आता है एज डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम आता है, ब्लीचिंग एजेंट में काम आता है, ये ब्लीच करने के लिए, पीवीसी बनाने के लिए काम आता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए भी ये काम आता है।
बाद में आता है हमारा सल्फ़र, जो येलो सॉलिड है हमारा, और कहाँ पर यूज़ होता है, सल्फ़र है इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए काम आता है, डाइस या कलर करने के लिए काम आता है। वॉल्कनाइज रबर, यानी वॉल्कनाइज का मतलब क्या है कि इट इज़ द टू कन्वर्ट स्टिकी रबर इनटू हार्ड। जो हमारा रबर होता है वो बहुत स्टिकी होता है, तो उसको हार्ड नॉन स्टिकी बनाने के लिए हम सल्फ़र के साथ इसको हीट करते हैं, तो इसके लिए भी हम काम आता है। इसके अलावा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हमारा नॉन रिएक्टिव गैस है, तो नाइट्रोजन कहाँ पर यूज़ होता है, अमोनिया बनाने के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नॉन रिएक्टिव गैस है, तो इसको हम फूड पैकेज करने के लिए, फिल फूड पैकेजेस, ताकि फूड ज़्यादा देर तक फ्रेश रहे, इसीलिए भी हम यूज़ करते हैं इसको। एंड इट इज़ ऑल्सो टू फिल एम्प्टी स्पेसिस इन ऑयल टैंकर्स। ऑयल टैंकर्स में एम्प्टी स्पेस होता है, पूरा तो ऑयल भरा हुआ नहीं होता है, जो खाली होता है वहाँ पर भी हम नाइट्रोजन फिलअप कर देते हैं। फिर आता है हमारा कार्बन। तो कार्बन हमारा ब्लैक या डार्क ग्रे कलर का सॉलिड होता है, और कहाँ कहाँ पर ये कार्बन यूज़ होता है, तो कार्बन जो है इट इज़ एज अ डायमंड इन ज्वेलरी। ज्वेलरी में डायमंड की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। टूल्स को कट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं डायमंड को, अगर क्योंकि डायमंड है वो कार्बन का ही एक प्रोडक्ट होता है। वैसे ही ग्राफाइट होता है, वो भी कार्बन से ही बना हुआ होता है, तो ग्राफाइट हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, हमारे पेंसिल की जो लेड होती है वो ग्राफाइट से बनी हुई होती है। जो सेल्स के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो भी ग्राफाइट से ही बने हुए होते हैं। लुब्रिकेंट की तरह जैसे भी वो काम करता है। कार्बन एक टाइप का फ्यूल भी है, चारकोल है, ये हम यूज़ करते हैं ना, तो इट इज़ टाइप ऑफ अ फ्यूल ऑल्सो, एंड इट इज़ यूज टू फिल्टर, टू प्योरीफाई वाटर और एयर, राइट। फिर हमारा आता है एज हीलियम। तो हीलियम हमारा नॉन रिएक्टिव गैस है। हीलियम कहाँ कहाँ पर काम आता है, तो हीलियम हम बलून्स, वेदर बलून्स फिल करने के लिए यूज़ करते हैं। हीलियम जो है अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन, इट इज़ यूज्ड बाय डीप सी ड्राइवर्स टू ब्रीद अंडर वाटर। डीप अंदर बहुत नीचे जाते हैं, सी डाइवर्स अंदर जाते हैं, तो वो हीलियम के साथ ऑक्सीजन मिक्स किया हुआ ले जाते हैं। फिर और आर्गॉन है। तो आर्गॉन कहाँ पर काम आता है, इट इज़ यूज टू फिल इलेक्ट्रिक बल्ब्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ द फिलामेंट। एंड नियॉन है, इट इज़ अ नॉन रिएक्टिव गैस एंड इट इज़ यूज्ड टू लाइट अप एडवर्टाइजमेंट साइन बोर्ड्स जो एडवर्टाइजमेंट के लिए होती है तो चमकती है, तो किसकी वजह से चमकती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नियॉन। And thus we end up the chapter over here, chapter number 4, use metals and non-metals. We had discussed many things, is prevention, uses of metals and non-metals, and many physicals and chemical reactions, right. So here we come to the end. Some of the questions which are given over here, the answers of these you are going to write in the notebooks. So I end up over here saying bye bye to you.